नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 4 मार्च को केतु का ट्रांजिट हस्त नक्षत्र में होने जा रहा है। इस ट्रांजिट का क्या मतलब है, किन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव किस तरीके के होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही कुछ बहुत ही सरल उपाय जिनको करते हुए हम इसके दुष्प्रभावों से बच सकें। इन चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि ट्रू नोड के अनुसार देखेंगे तो केतु का संचरण ऑलरेडी हस्त नक्षत्र में हो चुका है, लेकिन यदि मीन नोड के अनुसार देखेंगे तो 4 मार्च से केतु हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अगले 8 महीने तक यहीं रहेंगे। 4 मार्च से लेकर 11 नवंबर तक केतु हस्त नक्षत्र में रहेंगे, जो कि पूरा नक्षत्र, इसके चारों पद कन्या राशि में आते हैं। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और कन्या राशि बुध की राशि है। इसका मतलब इस नक्षत्र पर चंद्रमा एवं बुध दोनों का प्रभाव है। देखिए, हस्त नक्षत्र के 3 सिंबल हैं। सबसे पहला सिंबल तो है 5 उंगली वाला पंजा। ये मैं कांग्रेस के सिंबल की बात नहीं कर रहा हूं। प्रजापति का हाथ माना जाता है हस्त को, इसलिए इसका सिंबल एक पाम है, एक पंजा है। कहीं ना कहीं ये हमारे डेस्टिनी को, पहले होता था ना, आज भी होता है, लोग हाथों की रेखाओं को देखकर आपको बताते हैं आपका भविष्य किस तरीके का होगा। इसका दूसरा सिंबल है एक बंद मुट्ठी, क्लेंच्ड फिस्ट। ये डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति की ओर भी इशारा करता है और दूसरी तरफ ये सीक्रेसी की तरफ भी इशारा करता है। क्लेंच्ड फिस्ट ये भी बताता है कि ऐसे व्यक्ति अपने पुराने चीजों को जल्दी से छोड़ नहीं पाते हैं। और नेगेटिव सेंस में देखिएगा तो ये सीक्रेसी के साथ डिसीट, धोखा, अत्यधिक महत्वाकांक्षा और ग्रीड यानी कि लोभ को भी दिखाता है। इसका तीसरा सिंबल आप यदि देखेंगे तो एक पॉटर्स व्हील है, कुम्हार का वो चक्र जिसके ऊपर वो कच्चे मिट्टी से बर्तनों को गढ़ता है। तीनों ही सिंबल को देखिएगा तो हाथों की प्रमुखता है। हस्त नक्षत्र हाथों से क्रिएट करने वाला नक्षत्र है और इसीलिए इसके प्रोफेशंस में यदि देखिएगा तो बर्तन बनाने वाले लोग, पेंटर्स, आर्टिस्ट्स, मकान बनाने वाले राजमिस्त्री, हाथों से काम करने वाले लोग, आर्टिस्टिक लोग, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले लोग, हाथों से हीलिंग देना यानी कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सर्जन। पॉटर्स व्हील को यदि देखिएगा तो क्रिएटिविटी को तो रिप्रेजेंट करता ही है, साथ ही पैसेज ऑफ टाइम, समय के व्यतीत होने की ओर इसका इशारा होता है। और हस्त वालों को वैसे भी देखिएगा तो समय का बड़ा ही पाबंद किस्म के लोग होते हैं, अपने रूटीन का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। और कन्या राशि को भी देखिएगा तो कालपुरुष कुंडली का नेचुरल 6th हाउस है, हमारे डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग अपने काम के प्रति इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, अपने रूटीन के प्रति इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि ये दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं और उनको जब वो नहीं मिलता है तब फिर ये बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। इसके देवता को यदि देखिएगा तो सवितर हैं, जो कि सूर्य से संबंध रखते हैं। और गायत्री मंत्र जो ओम तत्सवितुर्व, इसमें जो सवितर हैं वही इसके देवता हैं। ये देवता अवेकनिंग, जगाने से संबंध रखते हैं। जिस तरीके से सूर्योदय से हम लोगों के जागने का संबंध है, उसी तरीके से सवितर का संबंध हम लोगों को जागृत करने से है, चाहे तो मटेरियल रूप में जागृत करना हो या फिर स्पिरिचुअल रूप में जागृत करना हो। सवितर एक बहुत ही जोवियल, बहुत ही हंसमुख,
बहुत ही लाइट हार्टेड, कॉमेडी, ह्यूमर, इन चीज़ों से संबंधित देवता हैं। और इसीलिए आप देखिएगा तो हमारे कॉमेडियंस वगैरह जो होते हैं उनकी कुंडली में आपको हस्त नक्षत्र बहुत ही प्रोमिनेंट दिखेगा। लेकिन हस्त नक्षत्र और सवितर में एक और गुण है, मैंने कहा कि ये क्रिटिकल हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सरकास्टिक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यंग कसते हैं, फिक्रा कसते हैं। हाथों से इसका संबंध है, इसलिए हाथों की सफाई, जादू और नेगेटिव फॉर्म में फिर ये धोखाधड़ी, अपने पिक पॉकेट्स, ये जो जेब कतरे होते हैं, इनका भी काम हाथों की सफाई ही है। तो नेगेटिव फॉर्म में हस्त फिर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। केतु जब यहाँ आएंगे तो क्या होगा? केतु भी एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है फ्रेंड्स, एक बहुत ही सडननेस वाला एलिमेंट लेकर आते हैं। इनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है कि केतु डिटैचमेंट देते हैं, मोक्ष के कारक हैं, लेकिन केतु क्या है, एक हेडलेस प्लैनेट है, तो इमोशन में आकर कुछ भी करने की क्षमता भी केतु के पास है और चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं। नेगेटिव सेंस में केतु धोखा भी देता है, इसमें एक सीक्रेसी भी होता है, चीज़ों के जड़ तक जाने की इसमें एक टेंडेंसी होती है। और इसीलिए आप देखिएगा तो हमारे जो सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, जो गुप्तचर सेवाएं हैं, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसमें भी केतु का कहीं ना कहीं रोल होता है। केतु हमारे पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और कन्या राशि चूंकि हमारे काल पुरुष कुंडली का नेचुरल 6th हाउस है, इसलिए ये पूर्व जन्मों के कर्म जो हमको इस जन्म में पूरे करने हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ऋण को रिप्रेजेंट करता है, पहले के चले आ रहे ऋण, रोग और दुश्मन को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु जब यहां आएंगे, केतु जैसे एक फायरी प्लैनेट, तो ये कुछ परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। यहां सबसे पहले तो हम लोगों को अपने इमोशंस का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हस्त नक्षत्र क्या है, चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के नक्षत्र में जब एक फायरी और हेडलेस प्लैनेट आ जाएंगे तो इस समय में हमारे इमोशंस की अधिकता और अनकंट्रोल्ड इमोशंस इस समय में हो सकते हैं। इसका हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हस्त नक्षत्र में जब केतु आएंगे तो कुछ तरीके की परेशानियां भी हमको दे सकते हैं। इमोशंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही हमारे लोअर बैकबोन के प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। ये कन्या राशि कहीं ना कहीं हमारे लोअर इंटेस्टाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। एक जल तत्व के प्लैनेट के नक्षत्र में एक फायरी प्लैनेट आ रहे हैं तो वाटर बॉर्न डिजीज, जल जनित बीमारियां दे सकते हैं। वैसे हस्त नक्षत्र खुद भी एक फायरी नक्षत्र है फ्रेंड्स, बैलेंस्ड नक्षत्र है लेकिन फायरी नक्षत्र है। तो फायरी नक्षत्र में एक फायरी प्लैनेट आ रहे हैं तो इसका हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान तो रखना होगा। इसके और क्या इफेक्ट्स होंगे, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि हस्त नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी के बाद आता है। उत्तरा फाल्गुनी वो नक्षत्र है जिसमें हम फैमिली स्टार्ट करते हैं और उसके ठीक बाद का नक्षत्र हस्त है। यहां पर आकर हम वो कार्य करते हैं जिससे फैमिली को सस्टेन किया जा सके। अब फॉर एग्जाम्पल यहीं पर आकर पुरुष काम पर जाते हैं, अर्थोपार्जन करते हैं ताकि परिवार चल सके। महिलाएं बच्चों का ख्याल रखती हैं, घर का ख्याल रखती हैं ताकि गृहस्थ जीवन अच्छे से चल सके। केतु जब हस्त नक्षत्र में आएंगे तो हमें अपने डेली रूटीन का बहुत ध्यान रखना होगा। साथ ही केतु हमें अपने रेगुलर कार्यों से एक डिटैचमेंट भी दे सकते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा हस्त के देवता बहुत व्यंग्यात्मक होते हैं। इस समय में हमें किसी पर फिक्रा कसने से बचना चाहिए। कई बार आप बहुत हंसी मजाक में कुछ कह देंगे और लोग उसका बहुत बुरा मान जाएंगे और इसके वजह से झगड़ा झंझट हो सकता है और बातें दूर तक भी जा सकती हैं। हस्त वाले फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, अपने टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं और कई बार ये अपने काम के प्रति इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि बहुत सिंपल कार्यों को भी बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो इस चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। हस्त नक्षत्र का जो जानवर है वो है बफलो। वैसे भी ये चंद्रमा का नक्षत्र है तो बहुत पैसिव नक्षत्र है
और कई बार तो ये इतना पैसिव हो जाता है कि अपने आप को बिल्कुल नियति पर छोड़ देता है और काम करना ही बंद कर देता है, लड़ना बंद कर देता है। तो एक लेजीनेस और पैसिविटी ये आपको दे सकता है। इस चीज से बचना होगा। थोड़ा सा फोकस्ड और अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। अपने कार्यों को समय पर करने का प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा। कन्या राशि मैंने कहा अपने रूटीन की राशि है हमारी। इसके अलावे हमारे पेंडिंग कर्मास की राशि है। यहाँ पर जब केतु आएंगे जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे वैसे पेंडिंग काम जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसको इग्नोर करते हैं, उस पर इस समय में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। गुस्सा पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक फायरी प्लैनेट एक फायरी नक्षत्र में आ रहे हैं, लेकिन हस्त दूसरे तरफ एक बैलेंस नक्षत्र है, तो अपने बैलेंस को बनाकर रखना पड़ेगा। कन्या राशि एक बहुत प्रैक्टिकल राशि है, अपने प्रैक्टिकलिटी को बनाकर रखना पड़ेगा। कन्या राशि अर्थी साइन है, यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि है। प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ा रहना पड़ेगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। डाइट इस समय में जितना सात्विक रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा डाइजेशन वगैरह के इश्यूज दे सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, केतु किसी भी नवांश के एक पद में 2 महीने तक रहते हैं। 4 मार्च से जब केतु हस्त में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले इनका प्रवेश होगा हस्त नक्षत्र के चौथे पद में। उल्टा चलते हैं केतु। हस्त नक्षत्र का चौथा पद क्या है? कर्क नवमांश में आता है। एक फायरी प्लैनेट जब एक वाटरी नवमांश में आएंगे तो यहां पर ये हमारे इमोशंस में एक उथल पुथल मचा सकते हैं। जलीय नवांश में जब आएंगे तो मंडेन लेवल पर वाटर रिलेटेड एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं। इस समय में हमारा पूरा फोकस अपने फैमिली लाइफ पर होना चाहिए। अपने फैमिली लाइफ से हमारा फोकस हटना नहीं चाहिए, नहीं तो इमोशनली हम लोग थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं परिवार को लेकर। इस समय में वाणी में थोड़ी सी कटुता हम लोगों की आ सकती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क नवांश जो हस्त का होता है ये कम्युनल हार्मनी का नवमांश होता है, लेकिन इस नवमांश में दूसरों के प्रति और विशेषकर किसी भी फॉरेन चीज के प्रति एक अविश्वास का भाव होता है। हस्त नक्षत्र के बारे में मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया। हस्त नक्षत्र लोगों के कोऑपरेशन से काम तो करना चाहता है, लेकिन उसको कभी दूसरे पर भरोसा नहीं होता। तो जब कर्क नवमांश में रहेंगे केतु, तो इस समय में अपने अगल बगल के लोगों के साथ हार्मनी बनाकर रखना चाहिए। मंडेन लेवल पर कम्युनल प्रॉब्लम्स इस समय में हो सकते हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए 4 मार्च से लेकर 5-6 मई तक समस्याएं रहेंगी। व्यवहार को ये पद थोड़ा सा रूड बना सकता है, तो अपने व्यवहार का भी ध्यान हम लोगों को रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 6 मई से केतु प्रवेश कर जाएंगे हस्त नक्षत्र के तीसरे पद में, जो कि मिथुन नवमांश में आता है। ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाला नवमांश है। बहुत ही प्रैक्टिकल नवमांश है और बहुत ही तेज तर्रार नवमांश। यहां पर आकर केतु हमारे कम्युनिकेशन को खराब कर सकते हैं। जो लोग भी बिजनेस में हैं, व्यवसाय में हैं या फिर किसी भी कार्य में हैं, आपको अपने कार्यों से ये डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये प्राइवेट पार्ट्स में, विशेषकर जो गुदा क्षेत्र है वहां पर ये दिक्कतें दे सकते हैं। इसके अलावे जानवरों से भय हो सकता है इस समय में। 7 जुलाई से फ्रेंड्स केतु आ जाएंगे हस्त के सेकंड पद में, जो कि वृषभ नवमांश है, शुक्र का नवमांश है। भौतिक सुख सुविधाओं वाला ये नवमांश है और थोड़ा सा लग्जरी, आराम, एंटरटेनमेंट, इन चीज़ों के प्रति ये आकर्षित करता है। ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल नवमांश है। यहाँ पर जब केतु आएंगे तो खास करके जो लोग भी आर्टिस्टिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपने कार्यों में, काम करने के तरीकों में, अपने विचारों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो उसमें क्या है, केतु थोड़ा सा एक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस समय में ऑनेस्ट बने रहना चाहिए, ईमानदार बने रहना चाहिए और
गलत कार्यों से बचना चाहिए। नहीं तो सुख सुविधाओं को अर्जित करने के लिए क्या होता है, कई बार केतु के प्रभाव से लोग अनएथिकल काम करने लगते हैं। इस पद में भी जब केतु रहेंगे तो व्यवहार में एक रूखापन आ सकता है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इस समय में आपके बच्चों को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है या बच्चे आपको कष्ट दे सकते हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 9 सितंबर के बाद फ्रेंड्स केतु जो है वो हस्त नक्षत्र के पहले पद में आ जाएंगे, जो कि मेष नवमांश में आता है, मंगल का नवमांश। और देखिएगा तो लग्न कुंडली में जिस स्थान पर केतु रहेंगे ट्रांजिट में, वहां से अष्टम अंश में चले जाएंगे। ये आप यदि कन्या से काउंट करना चालू कीजिएगा तो मेष जो है वो 8th साइन होता है। तो कहने का मतलब है कि मंगल के नवमांश में और 8th अंश में केतु जब जाएंगे तो सबसे पहले तो ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, खास करके वात संबंधित प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक इश्यूज, वायु रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये एक ऐसा पद है जो एनर्जी से भरपूर है, मंगल का पद है। एक फायरी नवमांश में एक फायरी प्लैनेट के आने का मतलब है इस समय में हमारा गुस्सा बढ़ सकता है और उस गुस्से की वजह से हम परेशानी में पड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। अपने माताजी या पत्नी से हमको इस समय में कुछ कष्ट हो सकता है। अनएथिकल और अंडरहैंड कार्य, धोखाधड़ी, कोई ऐसा काम जो अप्रशस्त हो, उस चीज से हम लोगों को इस समय में बचना होगा। जो लोग भी मेटल्स के बिजनेस में हैं या फिर किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की आवश्यकता है, जैसे स्पोर्ट्समैन, इन लोगों को इस समय में बहुत फोकस्ड रहने की आवश्यकता होगी। अब हम लोग फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इस समय में हम कौन कौन से रेमेडीज करें, किन बातों का ध्यान रखें ताकि केतु का दुष्प्रभाव हम लोगों के ऊपर ना पड़े। सबसे पहले तो हम लोग डाइट की बात करते हैं। अपने खान पान में किन चीज़ों को सम्मिलित करने से हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो दलिया खाना, गुड़, फल में संतरा, आम, दाल में मसूर का दाल, औषधि में गिलोय, काबुली चना, तरबूज का बीज, ये सब चीज यदि हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये इस पीरियड के लिए बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। देखिए, हस्त में जब केतु आएंगे तो एक बात का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 2 नक्षत्र ऐसे हैं जिन पर चंद्रमा और बुध दोनों का असर है। एक तो हस्त है और दूसरा अश्लेषा। अश्लेषा में क्या होता है कि बॉस चंद्रमा होते हैं, है ना। इसका मतलब अश्लेषा में इमोशंस की अधिकता होती है और इंटेलेक्ट गौन पड़ जाता है। लेकिन हस्त में क्या होता है, चूंकि बुध के राशि में ये पड़ता है इसलिए ड्राइविंग सीट में बुध होते हैं। यहां पर इंटेलेक्ट इमोशंस के ऊपर भारी होना चाहिए। जब हस्त नक्षत्र में केतु रहेंगे तो एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि अपने दिल से ज्यादा अपने दिमाग का प्रयोग कीजिएगा। इमोशंस की अधिकता होगी तो यहां पर केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो ये भी समझिए, तो एक रेमेडी है। धार्मिक रेमेडी में क्या करना चाहिए? देखिए, सवितर इसके देवता हैं। गायत्री मंत्र का रेसिटेशन सबसे अच्छा रेमेडी है। गायत्री हवन सबसे अच्छा रेमेडी है। इसके अलावे सूर्य को अर्घ्य देना और साथ में गायत्री मंत्र पढ़ना, सिंपल लेकिन बहुत अच्छा उपाय। सूर्य को अर्घ्य देने के समय में ये मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्य। इस मंत्र का जाप करके आप यदि सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो बहुत अच्छा है। हस्त नक्षत्र का जो मूल अक्षर है वो है झ, JH, तो उससे इसका बीज मंत्र निकलता है ओम झम। यदि ओम झम का उच्चारण
इसका आप रेगुलर रेसिटेशन पाठ करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। हाथों से इलाज की जो भी पद्धतियां हैं वो इस समय में बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। चूंकि इमोशंस की अधिकता हो सकती है हस्त में जब केतु आएंगे तो रिलैक्सेशन एक बहुत अच्छा रेमेडी है। इन रेमेडीज को आप यदि करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये था फ्रेंड्स एक कंप्लीट पिक्चर, केतु जब हस्त में आएंगे तो क्या प्रभाव होगा, हर राशि पर, हर नक्षत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तारा सिद्धांत के अनुसार भी मैं आपको अलग वीडियो दूंगा उसका, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो लॉजिकल लगा होगा, डिटेल्ड लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। वीडियो को जितना लोगों के साथ हो सके शेयर कीजिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।